Hey guys, this is अंकित सैनी and you're watching the Mentors Classes। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं about the application of determinants and matrices। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि determinants और matrices का यूज करके हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सिस्टम के सॉल्यूशन के लिए हम लोग बात करते हैं एक टर्मिनोलॉजी से, कुछ ऐसे टर्म्स जिनका हम लोग यूज करते हैं इन सॉल्विंग द सिस्टम। तो वो टर्म है एक तो कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। तो इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, तो भाई हम लोग जानते हैं किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उस इक्वेशन में इन्वॉल्व होने वाले जो वेरिएबल्स हैं उनकी ऐसी स्पेसिफिक वैल्यूज जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं सॉल्यूशन टू ए सिस्टम। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम में जितनी भी इक्वेशंस हैं उनके रिगार्डिंग हम बोलते हैं कि जो सिस्टम है उसका कोई सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उस सिस्टम में जो इक्वेशंस हैं उनमें यूज होने वाले वेरिएबल की ऐसी स्पेसिफिक वैल्यूज जो उस सिस्टम के हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग जानते हैं, 9th क्लास 10th क्लास में हम लोग ये सब कुछ सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या मतलब है देखें। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर किसी सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, और अगर किसी सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस में हम उस सिस्टम को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, देखो सबसे पहली चीज जो मैंने बताई वो क्या थी, कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या बताया कि एक ऐसा सिस्टम मींस ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड ए consistent system if its solution, अगर इसका सॉल्यूशन जो हो एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, अगर किसी सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, इसी तरीके से बात करते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम की। तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो, तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है, ए सिस्टम, ठीक है, इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। अगर किसी सिस्टम का सॉल्यूशन ही ना हो, किसी सिस्टम के पास उसका सॉल्यूशन ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, अच्छा देखो यहां पर 12th क्लास में इस वाले चैप्टर में हम जिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात कर रहे होंगे उसमें मेनली 3 इक्वेशन होंगी इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम जो वेरिएबल्स हैं उनको यूज करेंगे एक्स वाई जेड, जरूरी नहीं है एक्स वाई जेड ही हो, कुछ भी हो सकते हैं, बट 3 इक्वेशन होने चाहिए, 3 वेरिएबल। ठीक है, उसके सॉल्यूशन की बात अब हम लोग करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन टू द सिस्टम। कौन सा सिस्टम है देखें भाई, एक सिस्टम हम लोग ले लेते हैं, एक तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, और a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ठीक है,
तो ये एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जिसके अंदर 3 इक्वेशन है और 3 ही वेरिएबल है एक्स वाई जेड। अब इस वाले सिस्टम को हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, और सॉल्व किस तरीके से करेंगे? यूजिंग डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। किस तरीके से करेंगे देखते हैं। तो ऐसे सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए पहले हम उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। किस तरीके से लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म? देखो, तो इसे पहले लिखना पड़ेगा हमें मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। अब मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे? देखो, अब देखो हम क्या करते हैं, पहले एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, देखो पहला वाला कॉलम हम रखेंगे एक्स के कोफिशिएंट्स का। तो एक्स के कोफिशिएंट्स है a1 a2 a3, तो इनसे तो हम बना देंगे भैया फर्स्ट कॉलम, ठीक है। y के जो कोफिशिएंट्स है उनसे बना देंगे सेकंड कॉलम, मतलब b1 b2 b3, और जो z के कोफिशिएंट्स है ना उनसे बना देंगे थर्ड कॉलम, मतलब c1 c2 c3। एक मैट्रिक्स तो हम ये बना देंगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसके प्रोडक्ट में एक और मैट्रिक्स रखते हैं। देखो कौन सी मैट्रिक्स है, एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल्स है वो, ठीक है, इक्वल टू यहां पर हो जाएगा d1 d2 d3। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसे लिखते टाइम बच्चे कुछ गड़बड़ कर देते हैं क्या? देखो एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर अगर मैंने पहले कॉलम में x के कोफिशिएंट रखे हैं तो इस वाले मैट्रिक्स में पहला वाला वेरिएबल x होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहां पर दूसरे पर क्या रखता हूं, y के कोफिशिएंट, तो इस वाले मैट्रिक्स में दूसरा जो वेरिएबल है वो y होना चाहिए। और यहां पर अगर मैं तीसरे कॉलम में z के कोफिशिएंट रखता हूं तो यहां पर थर्ड वाला वेरिएबल भी z होना चाहिए। मतलब जिस कॉलम में हमने जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स रखे हैं बिल्कुल सेम पोजीशन पर वो वेरिएबल इस वाली मैट्रिक्स के अंदर होना चाहिए, तभी हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद देखें तो इस वाले की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्यों? देखो यहां पर जितने भी वेरिएबल थे उनके कोफिशिएंट्स को लेके मैंने इस मैट्रिक्स को बनाया, इसीलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। इस वाली मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स। अब वेरिएबल मैट्रिक्स ही क्यों? अब तो पता चल गया होगा, क्योंकि इस मैट्रिक्स में वेरिएबल्स है, सब वेरिएबल्स हमने इंक्लूड करे, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स, ठीक। और अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग करते क्या है, ये जो मैट्रिक्स है ना इसे नाम हम दे देते हैं AX, ठीक है। ये तो हो जाएगा A, इसको हम सपोज कर लेते हैं X और इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं B। तो हमारा सिस्टम एक मैट्रिक्स इक्वेशन में चेंज हो गया, किसमें? AX इक्वल टू B में, ठीक है, जिसे अब हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगर इस मैट्रिक्स के सॉल्यूशन, मैट्रिक्स सिस्टम के सॉल्यूशन की मैं बात करूं, है ना, तो इसे सॉल्व करने के लिए सिंपली देखो होगा क्या भाई, AX इज इक्वल्स टू B है ना। तो सॉल्व करने के लिए हमें A इनवर्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो A इनवर्स B, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा A इनवर्स B। तो X इज इक्वल्स टू A इनवर्स B हो गया, सिंपल, ठीक है। सॉल्व करने का मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, और यहाँ वेरिएबल मैट्रिक्स क्या है? X की वैल्यू फाइंड करनी है, हो गया, है ना। इतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है ना। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, सिंपल नहीं है तो प्रॉब्लम क्या हुई ऐसा करने में? देखो ये जो हमने A इनवर्स लिखा ना, हम लोग ये जानते हैं कि हर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस जो होती हैं उनका इनवर्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये वाला रिजल्ट तब तो ट्रू हो जाएगा जब जो मैट्रिक्स A है वो नॉन सिंगुलर हो। तो सिंगुलर वाले केस में क्या होगा, ठीक है।
तो वो देखेंगे, पहले जिसका पता है वो तो लिख दें। तो इसमें एक केस तो ये बन सकता है, केस 1, जब ए कैसी है, नॉन सिंगुलर है। ठीक है, अगर ए क्या है, नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग ए एक्स इक्वल टू बी, हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले केस में हमने देखा कि जो सिस्टम है ना उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इस वाले केस में सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट तो हो गया। अब दूसरा वाला केस आता है कि अगर ये सिंगुलर हो, केस नंबर 2 में क्या आता है, व्हेन ए इज सिंगुलर। तो उस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, देखो अगर ए सिंगुलर है तो हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, और क्या देखते हैं कि ये जो एडजॉइंट ए है ना और बी है, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ गया, चलो सोचो 0 नहीं आया है ना, तो उस केस में तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा, देन नो सॉल्यूशन टू द सिस्टम, तो सिस्टम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है, एडजॉइंट ए इंटू बी अगर 0 आ गया तो भैया और ज्यादा फंस जाते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि इस वाले केस में हमें नहीं पता कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। मतलब इस वाले केस में सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो समराइज करते हैं पूरे रिजल्ट को, बट बिफोर दैट आप लिखें, लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम जो रिजल्ट अभी हमने देखे, जो भी चीजें देखी, उनको समराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या समरी बनती है देखते हैं। देखो हमने देखा सिस्टम जो है, अगर सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो वो कुछ बनता है इस तरीके से, ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, यहां पर ये जो ए है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेयर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, और ये जो हमारा एक्स है इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स। ठीक है, और ये जो हमारा बी है इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, और एक चीज हमने ये नोटिस करी कि बेसिकली होता क्या है इस सिस्टम का, अगर हम इस सिस्टम के सॉल्यूशन की बात करें तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है, ठीक है, कंसिस्टेंसी मींस अगर ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, ये बात किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन ए। ठीक है, ए के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, किस तरीके से डिपेंड करती है ये भी हमने देखा था कि अगर डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो उस वाले केस में क्या होता है कि भाई जो सिस्टम है ना, जो हमारा सिस्टम था ए एक्स इज इक्वल टू वी, वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, ये सिस्टम हमारा हो जाता है कंसिस्टेंट। और क्योंकि इस वाले केस में इस इक्वेशन के जो सिस्टम है उसको सॉल्व करने के लिए ए इनवर्स का यूज होता है ना, वो अभी हमने देखा था किस तरीके से लिखते हैं, एंड सॉल्यूशन इज एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ये हमने देखा था। अब इसमें देखो साफ दिख रहा है कि सॉल्यूशन में ए इनवर्स भी आता है और बी भी। ठीक है, इसका मतलब सॉल्यूशन ए इनवर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और ये हम लोग पहले ही मैट्रिसेस में देख चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है वो होता है यूनिक। इसका मतलब इस वाले केस में जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन। एक चीज ये भी है, ठीक है, कि इस वाले केस में सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या देखी थी कि अगर डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है,
तो इस वाले में दो केस और बन जाते थे। कौन कौन से दो केस बनते थे? देखो कि पहला वाला केस था अगर a इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी, अगर एडजॉइंट a इंटू बी अगर ये नॉन जीरो आ गया है ना, तो हम बोल देते थे सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट है, कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। और दूसरी चीज जो हमने देखी थी कि अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो आ जाए तो इस वाले केस में क्या हो सकता है, डोंट नो। ठीक है। डोंट नो का मतलब क्या, कि सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो ये सब कुछ हम लोगों ने सीखा अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल यूजिंग डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।